हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं व्याकरण पढ़ाने वाला हूं। व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो व्याकरण क्या होता है उसको प्रकार में डिवाइड भी करेंगे और बांट भी देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि वर्ण विचार को अच्छे से समझेंगे और अगले पार्ट में भी वर्ण विचार को समझेंगे। तो चलिए आज आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने जो पहला टॉपिक लिख रखा है वो व्याकरण है। तो व्याकरण के बारे में समझते हैं कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके सहायता से हम किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से बोल सकते हैं, मतलब शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं और शुद्ध रूप से समझ सकते हैं। जो किसी भी व्यक्ति मतलब कि किसी भी व्यक्ति शुद्ध रूप से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है उसको भी हम समझ सकते हैं। तो उसी को हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं। इसी को हम व्याकरण कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग व्याकरण की परिभाषा या व्याकरण जो होता है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो व्याकरण के बारे में हम समझा दिया। तो चलिए मैं अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक जो है हिंदी व्याकरण के प्रकार। तो हिंदी व्याकरण का जो प्रकार है वो पहला होता है वर्ण विचार, फिर होता है शब्द विचार, फिर होता है वाक्य विचार और फिर होता है चिन्ह विचार। तो हमने आज वर्ण विचार को समझेंगे। तो वर्ण विचार में क्या होता है, तो वर्ण विचार में जो होता है कि वर्णों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में कि वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, कितने प्रकार में इनको बांटा गया है, इन सभी को जाना जाता है। किसमें? तो वर्ण विचार में जाना जाता है। तो वर्ण विचार को हम पढ़ते हैं। तो वर्ण विचार चलिए हम पढ़ते हैं। तो वर्ण विचार में जो वर्णों की संख्या होती है तो बताया जाता है कि 52 होता है। लेकिन स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की संख्या मिलाया जाता है तो 52 हो जाता है। लेकिन हमारा जो 4 और होते हैं संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होता है 56 होता है। लेकिन अधिकतर 52 ही माना जाता है। ओके, तो हम समझते हैं वर्ण क्या होता है। तो वर्ण को हम समझेंगे। तो वर्ण वह मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण जो वह मूल ध्वनि होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी वह मूल ध्वनि वर्ण होता है जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम मूल ध्वनि है क है तो क को हम अलग अलग खंड करके बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो क, आधा क और अ लिख सकते हैं। इसको हम क लिख सकते हैं, लेकिन इसको खंड या टुकड़ा हम लिख करके कर सकते हैं लेकिन बोल करके नहीं कर सकते हैं। इसी को हम क्या कह देंगे? वर्ण कह देंगे। अगला टॉपिक जो है वर्णमाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्ण को आपको समझ में आ गया होगा। और वर्णों की संख्या मूलतः माना गया है कितना? 52 माना गया है। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला जो होता है तो वर्णों का वह क्रमबद्ध समूह होता है, क्रमबद्ध रूप से सजाया होता है, क्रमबद्ध समूह होता है को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी क्या होता है कि वर्णमाला जो होता है वर्णमाला में जो होता है कि वर्णों को क्रमबद्ध रूप से सजाया जाता है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। ओके, तो हम उम्मीद करता हूँ कि वर्णमाला भी आपको समझ में आ गया है। चलिए अब वर्ण के प्रकार समझ लेते हैं। वर्ण का 2 प्रकार होता है, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। तो चलिए स्वर्ण वर्ण क्या होता है उसके बारे में। तो स्वर वर्ण में कहता है कि स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में जो होता है किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ हम बोलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, एग्जाम्पल देखते हैं। अ हम बोलते हैं तो अ में इसको नहीं खंड कर सकते, इसका तुड़ भी नहीं सकते हैं, इसको अलग तरह से लिख भी नहीं सकते। इसी को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। आ हो जाता है तो हमारा स्वर्ण वर्णों की संख्या जो है, हमारा स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। तो अब बात करते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो व्यंजन वर्ण जो होता है इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, यानी मानते हैं कि स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है।
स्वर्ण वर्ण की सहायता जिसमें लिया जाएगा उसको व्यंजन वर्ण कह देंगे। तो व्यंजन वर्ण जो होता है, व्यंजन वर्ण के एग्जाम्पल जैसे कि क हम लिखते हैं, क अगर हम लिखते हैं तो क प्लस में अ आता है। इसमें क्या होता है कि व्यंजन अति स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है, तो इसी को हम क्या कह देंगे, व्यंजन वर्ण कर देंगे। इसी को हम व्यंजन वर्ण कह देंगे। तो व्यंजन वर्ण की जो संख्या हो जाती है वो 33 हो जाता है। कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हमने नोट लिख रखा है, तो हिंदी भाषा की सबसे जो छोटी इकाई को होता है, अगर कोई पूछे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो हमारा जो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है वर्ण होता है। क्योंकि सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होता है। वर्ण से मिलकर शब्द बना होता है, शब्द से मिलकर वाक्य बना होता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए, और अगला जो नोट है तो कहता है कि अन और अह जो होता है, अन और अह को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम समझेंगे। अन और अह जो होता है, ना ही इसको स्वर वर्ण में रखा गया है और ना ही इसको व्यंजन वर्ण में रखा गया है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप समझ गए होंगे। इसको भी आप समझ गए हैं कि अन और अह को अयोगवाह वर्ण क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो नहीं इसको स्वर वर्ण में भी रखा गया है और नहीं इसको व्यंजन वर्ण में भी रखा गया है, तो इसीलिए इसको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। तो चलिए, तो स्वर्ण वर्ण के जो होता है, स्वर्ण वर्ण को दो आधार पर भी बांट दिया गया है। दो आधार पर, पहले स्वर्ण वर्ण हमने समझ लिया था, स्वर्ण वर्ण को अब प्रकार भी पढ़ना है, तो स्वर्ण वर्ण को दो आधार पर बांटा गया है। एक जो होता है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर बांटा गया है, एक जाति के आधार पर बांटा गया है। तो हमने पहले उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर बांट करके उसको पूरा डिटेल में समझ लेंगे, तो फिर हम जाति के आधार पर चलेंगे। तो चलिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है हरस स्वर, पहला जो होता है हरस स्वर होता है, उसके बाद दीर्घ स्वर होता है और उसके बाद प्लुत स्वर होता है। तो एक एक करके हम समझते हैं कि हरस स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है। तो हरस स्वर के बारे में समझते हैं। तो हरस स्वर हम किसे कहते हैं, तो इस स्वर को उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। मतलब हरस स्वर को उच्चारण करने में क्या होता है कि सबसे कम समय लगता है, इसी को हम क्या कहेंगे, हरस स्वर कहेंगे। जिस स्वर का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, हरस स्वर कहते हैं। जैसे अ बोलने में हमारा कम स्वर समय लगता है, और हर्ष ई बोलने में कम समय लगता है, हर्ष उ बोलने में कम समय लगता है, और ये बोलने में कम समय लगता है। तो इन जो होते हैं, इन चार जो होते हैं, इन चार जो होते हैं क्या होते हैं, हरस स्वर होते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। इसे एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। तो हम उम्मीद करता हूँ कि हरस स्वर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, तो दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में, दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में, दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में जो होता है कि हरस स्वर से अधिक समय लगता है, हरस स्वर से दुगना समय लगता है कह सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ उ हो जाता है, ऐ हो जाता है, ओ हो जाता है और औ हो जाता है। तो इन सभी को हम क्या कह देते हैं, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। और इसका दूसरा नाम जो होता है द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसको द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और इसका, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दीर्घ स्वर भी समझ गए होंगे। तो उसके बाद जो होता है पुलुत स्वर होता है। तो पुलुत स्वर होता है, तो इसको उच्चारण करने में दीर्घ से भी दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी पुलुत स्वर को उच्चारण करने में क्या होता है, दुगना समय लगता है। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो होता है वैदिक मंत्रों में अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ओम बोलने में प्रयोग किया जाता है,
ओम बोलने में अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी वैदिक मंत्रों में ही इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। तो यही जो होता है हमारा क्या होता है, प्लुत स्वर होता है, इसको जो होता है अधिक प्रयोग किया जाता है वैदिक मंत्रों में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सभी टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हमने पहले व्याकरण पढ़ लिया था, फिर वर्ण विचार पढ़ लिया था, शब्द विचार पढ़ लिया था, वाक्य विचार और चिन्ह विचार के बारे में जान लिया था। फिर वर्ण विचार में वर्णमाला वर्ण को जाना, फिर स्वर वर्ण को जाना, फिर व्यंजन वर्ण को, दो नोट को जाना, फिर स्वर वर्ण को दो आधार पर बांटा गया उसके बारे में जाना। तो फिर एक जो हमारा टॉपिक बच रहा है वो जाति के आधार पर हमने बांट लेते हैं। तो जाति के आधार पर जो होता है सजातीय हो जाता है, और एक विजातीय हो जाता है। दो प्रकार होता है, सजातीय और विजातीय, दो प्रकार होता है। क्या होता है, सजातीय और विजातीय होता है। तो इन सभी को जान लेते हैं। सजातीय हम किसको कहेंगे, तो इसका जो होता है सजातीय हम किसको कहेंगे, तो सजातीय जो होता है इसमें एक ही तरह के स्वरों से लिखा जाता है। जैसे कि एक ही तरह से लिखा जाता है, जैसे कि अ और आ लिखा जाएगा, एक ही तरह से लिखा जाएगा। हर्षई प्लस में दीर्घ ई लिखा जाएगा। तो इस तरह से सजा करके लिखा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, सजातीय स्वर कहेंगे। समझ में आया। तो विजातीय, तो हम जानते हैं कि सजातीय स्वर इसी को कहते हैं। तो हम उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपका समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विजातीय स्वर। तो विजातीय स्वर में क्या होगा कि अ ऐसे होगा, तो अ में क्या हो जाएगा, तो ई जुड़ा होगा, तो ई अलग है और ई अलग हो गया, तो इसी को हम विजातीय स्वर कहेंगे। जैसे कि ई के संगे ऊ जुड़ गया, तो इसको हम विजातीय स्वर कह देंगे। तो इसमें भिन्न स्वरों से लिखा होगा, मतलब कि एक ही तरह के स्वरों से नहीं लिखा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, विजातीय स्वर कहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे रहने देता हूँ। धन्यवाद।